नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। आप जानते हैं इस वक्त बांकीपुर में जिस तरह से बीजेपी को जबरदस्त हार मिली है, उसके बाद बीजेपी आलाकमान की नींदें उड़ी हुई हैं, छक्के छुड़े हुए हैं और ये सोचने की, ये समझने की कोशिश की जा रही है, लगातार मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है कि आखिर वो सीट कैसे हार गए जो पिछले 7 चुनावों से हमारे पास थी। 30 साल से बीजेपी का इस पर राज था और 30 साल बाद बीजेपी के हाथ से ये सीट चली गई। तो अपने आप में ये बहुत चिंता का विषय है और जानकार और विश्लेषक तमाम तरह से जो इस पर मंथन हो रहा है या चर्चा चल रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि आने वाले तूफान का संकेत है ये बीजेपी के लिए। बीजेपी जो अति आत्मविश्वास में जी रही थी और शायद यही वजह थी कि बांकीपुर पर उसने नितिन नवीन ने, जिनको जो पहले करीबी थे अभिषेक कुमार बंटी, उन्हें हटाकर नीरज कुमार सिन्हा को उतारा, जिनका कोई बहुत ज्यादा बड़ा जनाधार नहीं था, कोई जानता तक नहीं था। यानी बीजेपी को ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी इस सीट को निकाल ले जाएगी। लेकिन जनता ने जवाब दे दिया और अब बीजेपी सभी को मनाने में, डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और इसकी पहली शुरुआत की गई नीतीश कुमार से मुलाकात करके। जी हां, बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार और संजय झा से पीएम मोदी ने मुलाकात की। यानी आप समझ सकते हैं कि अब पीएम मोदी एक बार फिर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यानी अब पीएम मोदी को यह एहसास हो चुका है कि उनकी लोकप्रियता अब घट चुकी है, मोदी लहर खत्म हो रही है। और यही वजह है कि चाहे बच्चों को मनाना हो, चाहे नीतीश कुमार को मनाना हो, हर जगह पीएम मोदी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और यह बीजेपी की बढ़ती बेचैनी का जीता जागता नमूना है। इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कोशिश की गई है पीएम मोदी की तरफ से, क्या पीएम मोदी की डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश, क्या नीतीश कुमार को मनाने की एक कोशिश कामयाब हो पाएगी। इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अखिल स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं इस कार्यक्रम में। तो स्वामी जी ये बताइए, जिस तरह से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आज की यही है क्योंकि कल ही बांकीपुर के नतीजे आए। बांकीपुर के नतीजों ने बीजेपी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, टेंशन में ला दिया। बिहार से लेकर दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में बांकीपुर सीट जाने की चर्चा हो रही है। बीजेपी के लिए एक करारा झटका माना जा रहा है। पूरा विपक्ष तंज कस रहा है। संसद में भी आज कई बयान इस तरह के आए, प्रियंका गांधी से लेकर और तमाम समाजवादी पार्टी, तमाम लोगों ने इस पर चर्चा की और बीजेपी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश की कि आखिर अब चल क्या रहा है। यानी बीजेपी को अब समझ जाना चाहिए। ये नसीहतें बीजेपी को दी जा रही हैं। इन सब के बीच में नीतीश कुमार से मुलाकात करना और उसमें संजय झा का भी मौजूद रहना, क्योंकि संजय झा बहुत अहम माने जाते हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। जितने भी फैसले नीतीश कुमार लेते हैं उसमें उनकी अहम भूमिका रहती है, रणनीति तय करते हैं पार्टी की। ये सबको देखते हुए संजय झा और नीतीश कुमार को बुलाना, क्या लगता है आपको, क्या मायने हैं इसके? देखिए अंशिता, पहली बात तो यह है कि वहां पे प्रशांत किशोर का जीतना जी, वो बिहार स्टेट, जहां पे हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जातिवाद बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, दलित, ओबीसी, सवर्ण, ये सब बहुत होता है, लेकिन बिहार से तब भी पीछे है। बिहार में बहुत ज्यादा होता है। वहां तो हमको बताया जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मैसेज होते हैं वो भी जाति के आधार पे होते हैं और वहां पे प्रोफेसर और स्टूडेंट्स एक ही मेस में खाते हैं और एक ही अपनी जात में खाते हैं। ये मतलब इतना प्रबल जातिवाद होने के बावजूद जी, अगर एक ब्राह्मण वहां चुनाव जीत गया और वो चुनाव हार गया, कायस बिरादरी का आदमी जिसके सबसे ज्यादा वोट बांकीपुर के अंदर है, 70,000 वोट कायस्थों के हैं वहां पर और ट्रेडिशनल सीट थी। और मानी बात है कि वहां पे जब कुर्मी और कोयरी और कुशवाहा जाति के व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, तो जातिवाद इतना ज्यादा जिस स्टेट के अंदर हो, वहां पे एक ब्राह्मण का चुनाव जीत जाना, इसका मतलब यह है कि अब जातियों की सीमा टूट रही हैं। अब जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो हिंदुस्तान का एक नया वर्ग पैदा हो गया, जैसे इंदिरा जी ने नारा दिया था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जो उस जमाने में उन्होंने नारा दिया था। मेरे को लगता है कि अब ये बांकीपुर इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर विषय हो गया है कि अगर जातियों के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा, हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, हर जगह वो यही को ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो करती आई है अभी तक। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा तरीका है। मंडल की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी ने की और कमंडल की राजनीति भी की, और दोनों के बाद दोनों को भेदते हुए अगर ये हुआ। अच्छा, दतिया आप जानती है मध्य प्रदेश के अंदर जो था वो सिंधिया जी का बिल्कुल एक प्रकार से पॉकेट बोरो है। वहां पे सिंधिया जी की हुकूमत चलती है, लेकिन वहां भी आप देखिए कि कांग्रेस कैंडिडेट जीत गए। अब उसमें नरोत्तम मिश्रा का कितना बड़ा हाथ था, क्या था, लेकिन इससे ये तो दिख रहा है कम से कम नरोत्तम मिश्रा में इतनी हिम्मत थी
कि वो भारतीय जनता पार्टी में भेद डाल के लोगों को, जो आपने देखा जिस दिन उनका टिकट नहीं मिला उन्हें, वहां पे लाखों लोग सड़कों पे उतर आए, ब्लॉक कर दिया, उनके आंखों में आंसू आ गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी भी जो कहते हैं काडर बेस्ड पार्टी है, जिसके अंदर काडर जो है अपने हाईकमान के अगेंस्ट नहीं जाता है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के केस में देख लिया ऐसा कुछ नहीं, काडर पाडर कुछ नहीं है। बिल्कुल, हमने उस पर चर्चा भी की थी उस दिन, जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, बीजेपी आलाकमान के फैसले को चुनौती दी थी, उस पर हमने चर्चा की थी स्वामी जी उस दिन। तो बांकीपुर का चुनाव और ये चुनाव ये दिखाता है। अच्छा, वहां भी देखिए आप, गुजरात के अंदर वो लोग बता नहीं रहे हैं भाई, हमने तो कल न्यूज पॉइंट पे डिस्कस किया था उसको बड़े सूक्ष्मता से। भाई जहां पे 1,05,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी, इस बार वहां 30,000 वोट से जीती है। 70,000 वोट का गिरना, गैप का कम होना। पिछली बार कांग्रेस को 10% वोट मिला था, इस बार 30% वोट मिला है, बढ़ोतरी है वोट शेयर में बहुत। मतलब 70,000 वोट, 1 लाख से मार्जिन कम हो जाए, 30,000 हो जाए, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और आप जानती हैं, मैं तो शेयर मार्केट, क्योंकि मैं यही सब्जेक्ट मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, हम लोग देखते थे कि अगर मान लीजिए मार्केट की गिरने की या बढ़ने की गति बढ़े, इसका माने मोमेंटम बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, आज एक शेयर 1% बढ़ा, अगले दिन 1.5% बढ़ा, फिर 2.5% बढ़ा, इसका माने मोमेंटम बढ़ रहा है, यू कैन बाई। लेकिन अगर एक दिन 1% बढ़ा, फिर दूसरे दिन 0.75% बढ़ा, फिर 0.5% बढ़ा, फिर 0.25% बढ़ा, इसका मतलब मोमेंटम हल्का पड़ रहा है और अब ये रिवर्सल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लाख की लीड कम होकर 30,000 हो जाती है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और बांकीपुर जो उनका गढ़ है, वहां पे अगर हार हो जाती है, तो इसका मतलब, अच्छा फिर ये भी आपने देखा कि वहां पे जो कांग्रेस के जीते हुए कैंडिडेट थे दतिया के अंदर, जिन पे कुछ आपराधिक मुकदमा हुआ, फिर उसके बाद वो अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए राहुल गांधी से जाके मिले, वो चाहते थे उनके बेटे को टिकट मिले, उनको नहीं मिला। दतिया के जो पुराने राजसी परिवार के व्यक्ति थे, घनश्याम सिंह, उनको टिकट मिला, और उन्होंने इलेक्शन की जिस दिन काउंटिंग हुई उसके दिन पहले उन्होंने इनको पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। इसका मतलब, अच्छा उन्होंने भी मानी बात है कांग्रेस के अगेंस्ट काम किया था, जो सिटिंग एमएलए थे और वो 4-5 पार्टी में रह चुके थे, कई बार जीत चुके थे, मतलब वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर उस एरिया की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। नरोत्तम मिश्रा ने क्या किया तो नरोत्तम मिश्रा बताएंगे, लेकिन दतिया का बीजेपी का हारना, बांकीपुर में हारना और गुजरात में लीड का 1 लाख से घट के 30,000 का हो जाना, ये खतरे के संकेत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लगातार देखा जा रहा है। आप यहाँ पर गुजरात की बात ज्यादा कर रही है बीजेपी, क्योंकि वहां पर जीत मिली है, क्योंकि नितिन नवीन का भी जो ट्वीट आया आपने जरूर देखा होगा स्वामी जी, उसमें सबसे पहले उन्होंने गुजरात में जो जीत मिली है उसका ही जिक्र किया। यानी बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो एक जीत मिली है उससे 2 को थोड़ा सा दबा लिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि वहां पर भी जीत जो मिली है उसमें भी करारा झटका लगा है। यानी अब अपने गृह राज्य में भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की लोकप्रियता घटती चली जा रही है, और यह बात खुद पीएम मोदी समझ रहे हैं, गृह मंत्री समझ रहे हैं, सदन से दूरी बनाए हुए हैं दोनों, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं दे सकते। हर दिन विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, सदन के अंदर, संसद के बाहर, संसद परिसर में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बीजेपी सांसद सभा, जो संसद है, सदन है, उसको स्थगित करवा दे रहे हैं, जिससे दोनों को ना आना पड़े और विपक्ष के सवालों के जवाब न देने पड़े। लेकिन ये दोनों, चाहे मोदी हो चाहे शाह हो, वो ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अब वो ज्यादा दिन तक इस सबसे बच नहीं पाएंगे, और इसी के साथ डैमेज कंट्रोल की कोशिश। नीतीश कुमार की मुलाकात पीएम मोदी से होना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जानते हैं, हमने इस पर लगातार चर्चा की है स्वामी जी, कि किस तरह से नीतीश कुमार उपचुनाव में पूरी तरह गायब दिखे थे। और जब इस पर सवाल उठे कि गठबंधन के बीच दरार पड़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। खबर यह भी थी कि नीतीश कुमार से जब कुर्सी ले ली गई तो बदले में उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव जब होने वाला था तो उसके लिए बांकीपुर सीट भी मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने उसके लिए भी मना कर दिया, क्योंकि बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंस हो चुका था कि बिहार में अब वो नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और अब उसे किसी क्षेत्रीय दल की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अपने कदम पीछे ले लिए, बिल्कुल चुप्पी साध ली। गठबंधन पर सवाल उठे तो एक बीजेपी की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया।
उस वीडियो को लेकर प्रशांत किशोर ने सवाल उठा दिए, कह दिया कि एआई से बनाया हुआ वीडियो है। सवाल पूछे गए नीतीश कुमार से उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया कि अगर सच है तो आप आगे आकर कहिए। नीतीश कुमार ने उसका भी जवाब नहीं दिया। यानी उन्होंने शांति से ये मैसेज पहुंचा दिया अपने सभी समर्थकों को कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, और समर्थक समझ गए कि बीजेपी की तरफ नहीं जाना है। और यही मैसेज अब जब बीजेपी को समझ में आ गया कि बिना नीतीश के बीजेपी बिहार में नहीं सरवाइव कर सकती है, तो नीतीश कुमार को बुलावा भेज दिया और मुलाकात कर ली। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार जो अब नाराज है, जिनसे सीएम की कुर्सी ले ली गई है, डिप्टी पीएम के उनको पहले वादे किए गए थे जिसमें अमित शाह पेच फंसाते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार अब मानेंगे या बीजेपी उनको फिर से मनाने के लिए कोई एक तरह से कोई वादा कर देगी? क्या लगता है आपको? देखिए, ठीक है, आपका ये मानना है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से ये हुआ है जी, लेकिन मेरा थोड़ा मानना डिफरेंट है जी। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से इस छात्र आंदोलन को एक जेन्युइन कॉज के आंदोलन को हैंडल किया गया और जिस प्रकार से बच्चों को पीटा गया, निरंकुश रूप से पीटा गया, और जिस प्रकार से AK-47 सिवान के अंदर चली, और जिस प्रकार से वहां बच्चों को डिटेन किया गया, उनको परेशान किया गया और 3-3 दिन तक खाना नहीं दिया गया, ये इलेक्शन उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है। मेरा मानना यह है, मतलब नीतीश कुमार की नाराजगी भी एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन जब वहां पे जातिवाद खत्म हो गया, वहां जातिवाद के आधार पे वोट नहीं पड़ा। आपने ये भी देखा कि जो आरजेडी की कैंडिडेट थी उनको बहुत कम वोट मिले, हार्डली 12-14 हजार वोट मिले। इसका माने यादव और मुसलमानों ने भी आरजेडी को वोट नहीं दिया। तो अगर प्रशांत किशोर को यादवों का वोट भी मिल गया, मुसलमानों का वोट भी मिल गया, कायस्थों का वोट भी मिल गया, ओबीसी का वोट भी मिल गया, इसका मतलब यह है कि अब आज के तारीख में जो बिहार की राजनीति है उसने एक अलग प्रकार का परिवर्तन कर लिया। और इसका मुख्य कारण यह है, इसका एक मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए हर घर के अंदर बच्चे हैं। अच्छा, मानी बात है कि बच्चे डोमिनेटिंग है, आज की जो जनरेशन है, ये बच्चे ऐसे तो है नहीं कि चुपचाप हमारे जैसे माता पिता की बात मान जाते थे वैसे मान जाएंगे। ये तो हर चीज को आर्गू करते हैं, हर चीज को डेलिब्रेट करते हैं, और माँ बाप को भी मानना ही पड़ता है क्योंकि उनके बातों के पीछे लॉजिक होता है। तो मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको मिसहैंडल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब अभिजीत दीपिके के पीछे पड़ गए हैं कि उसके बाप के बाप 65,000 की तनख्वाह थी तो कैसे फॉरेन भेज दिया। फिर मोहन भागवत साहब ने जेनजी को वहां बुला लिया। फिर आपने देखा मेरठ के अंदर जो है पुलिस गाड़ी में कांवड़ियों ने 2 पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा, पुलिस वालों को बचाने कोई नहीं आया। हरिद्वार के अंदर आपने देखा एक कार को पलट के खूब पीटा। आपने देखा कि स्कूल वैन में बस में बच्चे जा रहे हैं, उनको जो है उनकी कार को तोड़ रहे हैं बच्चों को। तो मतलब मैसेज इज गोइंग अराउंड। एक और अभी भी आज भी स्वामी जी आपने देखी होगी खबर, जिस तरह से बिहार में प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के छात्र संगठन की तरफ से, जो प्रदर्शन किया जा रहा था उन बच्चों के लिए जिन पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया जब पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ भी कितनी बर्बरता की, उसकी तमाम तस्वीरें आई हैं। उस विरोध प्रदर्शन को भी दबाने के लिए किस तरह का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह पुलिस प्रशासन ने वही रवैया अपनाया है जो पहले अपनाया था। तो आज भी वही रवैया है सरकार का, कोई बदलाव नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन अभी देश में हुआ उसके बाद भी नहीं, तो यही तो देखिए मुश्किल। अब अभिजीत दीपिके की सुना है खिलाफ कंप्लेंट कर दी गई है जी। और ये पहले डोवल साहब ने जो कहा था पुणे के अंदर कि साहब देश के अंदर व्यवस्था फैल रही है, अराजकता फैल रही है, अभिजीत दीपिका को दोषी बना के फिर ये हो रहा है कि साहब इनके जिन्होंने खाना पहुंचाया उनकी इंक्वायरी कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए। और अभिजीत दीपिके भी उसका जवाब दे रहे हैं कि भैया मेरे तो चलो जो बॉस्टन के अंदर मैंने पढ़ाई की उसकी डिग्री के बारे में बात कर रहे हो, जरा मोदी जी की इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दे दीजिए। फिर वो कह रहे हैं कि आरएसएस के और पीएम केयर फंड के डिटेल दे दीजिए। हमारे यहाँ तो लाख रुपए रोज का खर्चा हुआ होगा, वहां तो हजारों करोड़ का खर्चा हो रहा है। तो कन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है। देखिए कन्फ्रंटेशन जो है सत्ता पक्ष के लिए कभी सुखदायी नहीं होता है। हमेशा सत्ता पक्ष ये चाहता है कन्फ्रंटेशन जल्दी। अब देखिए थलापति विजय ने कितना इंपॉर्टेंट बढ़िया निर्णय ले लिया। बिल्कुल, जब ये आदेश किया सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हीनियस क्राइम्स में केवल केस बंद नहीं होगा, बाकी लोगों पे केस चलेगा। अच्छा, थलापति विजय ने सारे केसेस वापस ले लिए। भाई देखिए, किसी पे अगर कोई पुराना केस चल रहा है वो तो चलता रहेगा, कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि सारे केसेस को खत्म कर दीजिए। हाँ, जो 20 तारीख को आंदोलन हुआ उसके केस वापस कर दीजिए और उसके बाद पुराने केस चलते रहे। लेकिन उसमें भी कहना कि जिनके पुराने केसेस थे उनको 20 तारीख को अगर मौजूद थे उनका 20 तारीख का केस बंद नहीं होगा, ये तो अन्याय है। और उसमें थलापति विजय हैज स्कोर्ड ए पॉइंट। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चीजों को हैंडल कर रही है,
वो अच्छा फिर संशय पैदा कर रहे हैं। भाई ये तो दिमाग में हर आदमी के है। भाई अगर यहाँ पे पैलेट गन चली और AK-47 बिहार में चली, किसके आदेश से चली? जिस डीसीपी को कहा जा रहा है कि उसके दस्तखत से चली, वो कहता है मैं वहां था ही नहीं, मैंने दस्तखत किया ही नहीं। कमिश्नर साहब कहते हैं डीसीपी ने किया, फिर वो मंत्री कहते हैं वो डिस्कशन में नहीं आते। संशय जो है, जो डाउट है, ये हमेशा जो निर्णय लेने वाला है उसके लिए कष्टदायी होता है। तो होना ये चाहिए था कि अमित शाह साहब आते पार्लियामेंट के अंदर, जवाब देते, जो भी जवाब देते। और ये जो मोदी जी 12 बजे रात को आके अपना ये रील वील बना रहे हैं, उसके बजाय बच्चों को माफ कीजिए। देखिए हमारे यहाँ तो पुराने समय से कहा गया है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या हरि को घटियो जब भृगु ने मारी लात। अरे यार, बच्चों के सामने तो बच्चों को माफ किया जाए। बच्चों से बचपन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे गाली दे दीजिए, मान लीजिए गुस्से में किसी ने गाली दे दी। आपको पता है कि एक नेशनल टेलीविजन में प्रेम शुक्ला ने मां बहन की गाली दी थी कांग्रेस के एक प्रवक्ता को। क्या उसे अरेस्ट कर लिया गया? क्या उसके खिलाफ FIR लिखाई गई? क्या नहीं लिखाई गई? तो यहाँ एक 14-15 साल की बच्ची ने अगर मान लीजिए गाली दे भी दी, तो उसके बाद क्या उसकी जिंदगी बर्बाद करोगे? ट्रॉमा उसके दिमाग में जो आ जाएगा, पूरे जिंदगी उसके दिमाग में क्या होगा? वो हमारे देश की बेटी है कि नहीं? हमारे देश की नागरिक है कि नहीं? कल मां बनेगी कि नहीं? उसके दिमाग में जो ट्रॉमा होगा कि एक गाली देने पे, और लड़कियां गाली नहीं दे सकती, लड़के गाली दे सकते हैं, ये भैया कौन सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, न लड़कों को न लड़कियों को। लेकिन अगर लड़कियां, क्योंकि आज की जनरेशन जो है ये बहुत ज्यादा लड़के लड़कियों का भेद नहीं मानती है, तो इक्वालिटी मानती है, जेंडर इक्वालिटी। भाई हमारे जमाने में हम देखते थे कि लड़कियां अलग पढ़ती थी, लड़के अलग पढ़ते थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे साथ बैठ के पढ़ेंगे। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, को एजुकेशन थी, ये पता ही नहीं चलता कौन लड़का है कौन लड़की है, अपना मस्ती से अपना जीवन में घूमते फिरते हैं, आनंद करते रहते हैं। तो जनरेशनल गैप है, इसको मोदी जी और अमित शाह साहब को समझना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना चाहिए, यूथ की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, और बच्चों को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, आपने रुचिका सिंह का जो जिक्र किया है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। लगातार खबरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अभी तक उनका परिवार 3 बार घर बदल चुका है, और जहां भी जा रही है उनको जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। तो क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लगातार वो ये जानकारी दे रही है कि उनके साथ किस तरह का सुलूक हो रहा है, इस पर पुलिस कुछ नहीं करेगी? क्या उन लोगों को नहीं ढूंढना चाहिए पुलिस को जो उन्हें परेशान कर रहे हैं? उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? तो ये एक तरफा, या ये कहें कि दोहरा रवैया जो है मोदी गवर्नमेंट का या बीजेपी गवर्नमेंट का या प्रशासन का, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और शायद यही वजह है कि आज जनता के अंदर इतना गुस्सा हो चुका है सरकार के खिलाफ कि एक उपचुनाव तक, जहां पर 30 साल से, बांकीपुर की यहां मैं बात कर रही हूं, 30 साल से वहां पर बीजेपी बैठी हुई थी, लेकिन इस बार ब्राह्मण और कायस्थ एक साथ नहीं आए। पिछले चुनावों में यही होता था, ब्राह्मण और कायस्थ एकजुट हो जाते थे और बीजेपी वहां जीत जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ये नाराजगी तो है, सवर्णों का मोह भंग हो रहा है बीजेपी से। तो ये बता रहा है कि आने वाला समय और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और इसीलिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, उधर रील बनाकर छात्रों को और युवाओं को मना रहे हैं, यहां नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सवाल तो उनके ऊपर भी उठ गए हैं। अभी अभी सीएम बने थे, और अब जैसे ही उनका क्या कहते हैं पहला उपचुनाव था, एक पहली परीक्षा थी, फेल हो गए उसमें। नितिन नवीन पर भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी भी पहली परीक्षा में वो फेल हो गए हैं। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार से मुलाकात जो है सम्राट चौधरी की कुर्सी पर संकट बढ़ा रही है? क्या लगता है आपको? भाई देखिए, सम्राट चौधरी बैठे हैं या नित्यानंद राय बैठे हैं या नीतीश कुमार बैठे हैं या निशांत कुमार बैठे हैं, अब जब आपका एक मैक्रो लेवल पे परसेप्शन बन रहा है कि आप प्रो पीपल नहीं है, प्रो फार्मर्स नहीं है और प्रो यूथ नहीं है, उसके बाद किसी को बिठा दीजिए। पुराने परसेप्शन तो पुराने थे, अब ये परसेप्शन चेंज हो रहे हैं जी, क्योंकि आपका एक रूथलेस चेहरा दिखाई पड़ रहा है, और आपका ये दिख रहा है कि आप, अच्छा ये बताइए, देखिए क्रांतियां जो हैं वो 100% लोग तो करते नहीं। भाई महात्मा गांधी के जमाने में हमारे देश की अगर पॉपुलेशन मान लीजिए 50 करोड़ थी, तो 50 करोड़ लोग तो सड़क पे नहीं उतर आए थे। सड़क पे उतरने वाले तो 20-25 लाख लोग रहे होंगे। आज के तारीख में भी अगर बच्चे वहां 1 लाख इकट्ठे हुए तो पूरी दिल्ली की जनता तो 2 करोड़ है। 2 करोड़ लोग तो नहीं आए थे। लेकिन जो लोग नहीं आए थे मान लीजिए, लेकिन उन्होंने देख तो रहे ना, परसेप्शन तो चेंज हो रहा है ना कि दिस इज ए रूथलेस गवर्नमेंट। ये ऐसी गवर्नमेंट है जो बच्चों को माफ नहीं करती। अच्छा, जो बच्चियों ने बेचारियों ने वहां पे अपने दोस्तों के साथ मान लीजिए कुछ बोल भी दिया, अब उनके नाम ट्रेस कर रहे हैं, उनका फोन नंबर दे रहे हैं, उसको सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो जो वो 98% पॉपुलेशन जो क्रांति नहीं कर सकती लेकिन वोट तो दे सकती है ना।
वोट देते समय तो उसको याद आएगा ना कि हमारे बच्चों को कैसे हाथ पैर तोड़े गए थे और कैसे लड़कियों के कपड़े उतारे गए थे। अब बताया वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने कि पुलिस वाले ऐसे नहीं बिहेव कर रहे थे जैसे पुलिस वाले हो, ऐसे लग रहे थे कि कोई गुंडे हो जिनको आदेश दिया गया हो कि जलील करो लड़कियों को। कपड़े फाड़े गए तो, और पुलिस वालों ने कपड़े नहीं दिए जी। ये जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने दुपट्टे दिए, उनको ढका कि भाई अपने, और लड़कियों ने बताया कि पूरे 1 महीने के कार्यक्रम में एक लड़के ने किसी लड़की को नहीं छेड़ा। यह अकल्पनीय है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन वहां पे, अच्छा वहां अमीर गरीब, अपर कास्ट लोअर कास्ट दलित बुरा सब एक दूसरे का पंखा झल रहे थे। भाई हमने भी जयप्रकाश का आंदोलन किया था, हम तो एक दूसरे का पंखा नहीं झलते थे, अपना अपना पंखा झलते थे। वहां उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट चला दिया था। तो जो क्रांति में नहीं उतरे वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सरकार रुथलेस है और इनकी रुथलेसनेस खत्म नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। वो इनके लिए जाते नुकसानदायक। बिल्कुल, और जंतर मंतर के प्रदर्शन की जो आपने बात की है स्वामी जी, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ही आरोप लगे हैं कि बीजेपी सरकार की तरफ से अपने बाउंसर उतार दिए गए। कई वीडियोस आपने भी जरूर देखे होंगे, वो वीडियोस जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनके जो बैच है उस पर नाम ही नहीं लिखा है। तो ये अपने आप में सवाल उठा रहा था कि आखिर कौन है, क्योंकि किराए पर मिल जाती हैं वर्दियां। कई लोग सिविल ड्रेस में वो डंडे जो है बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस आधार पर, कौन है वो लोग? यही तो सवाल अमित शाह से पूछा जा रहा है कि आखिर कौन थे वो लोग, किसने उन्हें आदेश दिया, किसने उनको ये अधिकार दिया कि वो आए। सिविल ड्रेस में जो लोग थे उनकी क्या पहचान है, वो कैसे डंडे बरसा सकते हैं? दूसरी तरफ ये डंडे ही क्यों बरसाए गए, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया? छात्र तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किसी तरह का कोई हिंसा की खबर ही नहीं थी। लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से उस आंदोलन को पूरी तरह मिटाने की, दबाने की कोशिश की गई। और अब अमित शाह से जब सवाल किया जा रहा है कि बताइए आपने आदेश दिया था या आपको पता ही नहीं है कि आदेश किसने दिया था, तो इस पर उनके पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है, संसद से दूरी बनाए हुए हैं, संसद में आ रहे हैं, सदन के अंदर नहीं जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी भी गायब दिखाई दे रहे हैं। कम से कम गृहमंत्री अमित शाह पिछले कार्यकालों में, जो पिछले जितने भी सदन हुई उसमें आते तो थे, लेकिन इस बार वो भी गायब हैं। पवन खेड़ा ने और तमाम सौगत राय वगैरह सबने आज यही सवाल किया है कि कम से कम पहले आप आते थे, अब गृहमंत्री भी नहीं आ रहे हैं। और सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कह दिया कि अमित शाह डर गए हैं, जवाब नहीं है उनके पास जनता के सवालों का, विपक्ष के सवालों का, और इसीलिए डरे हुए छिपकर बैठ गए हैं। लेकिन खड़गे ने एक बात और कुछ दिन पहले कही थी, आपको जरूर याद होगा, सदन के अंदर उन्होंने कहा था कि जनता उनको अंदर से खींचकर बाहर लेकर आएगी। यानी जनता का गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है और पुणे में वो गुस्सा दिखाई दिया विरोध प्रदर्शन के तौर पर। हमने उस पर भी चर्चा की थी स्वामी जी। और अब बांकीपुर या दतिया और इवन गुजरात में जिस तरह से वोट परसेंटेज गिरा बीजेपी का, कांग्रेस का बढ़ा है, वो हर तरफ से एक ही आवाज निकल कर आ रही है अब कि इस बार जनता अब नाराज है और अपनी नाराजगी को दिखा रही है, लोकतंत्र की ताकत को याद दिला रही है। चाहे वो जो है जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया, वहां पर भी लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाया छात्रों ने, युवाओं ने, और अब ये नतीजे लाकर यहां पर भी एहसास दिला दिया है सरकार को। और ये डर अब पीएम मोदी के अंदर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये वही पीएम मोदी हैं जब नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद जब बच्चों की जान चली गई, उस पर एक ट्वीट तक नहीं दिया, संवेदना तक नहीं व्यक्त की, और आज रील बनाकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डर बता रहा है कि अब बीजेपी आलाकमान अंदर से छटपटा रहा है और कैसे भी कोशिश कर रहा है कि सब कुछ संभल जाए। लेकिन क्या ये संभल पाएगा स्वामी जी? देखिए अंशिता, बचपन में मुझे नहीं पता आपको बचपन में पिटाई हुई कि नहीं हुई, मेरी तो बड़ी पिटाई हुई है और मेरी माँ मुझे बड़ा पीटा करती थी। लेकिन मेरी माँ पीटते समय ये ध्यान रखती थी जी कि जब डंडा मारे, मान लीजिए, या किसी चीज से मारे, बैट से मारे, किसी चीज से मारे, टांग टूट न जाए, चोट न लगे। भाई हमें लग भी जाए कि पिटाई हुई है और हड्डी में न टूटे, ये भाई मानी बात है। टीचर भी यही करते हैं। भाई जब बच्चे को पीटते हैं, मान लीजिए बच्चे को सुधारने के लिए पीटना पड़ा, तो ये थोड़ी है कि ऐसा लठ मारेंगे उसका सिर फूट जाए। अरे आप दुश्मन थोड़ी हैं, आप उसको सुधारना चाहते हैं, बच्चे को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। टीचर भी पीटते थे वैसे ही पीटते थे, माँ भी पीटती थी वैसे ही पीटती थी। अरे ये पुलिस वाले तो ऐसा लग रहा था कि ये थान के आए थे, आज इनकी हड्डी पसली तोड़ देनी है, आज इनका सिर फोड़ देना, आज इनको बिल्कुल मार देना है, इनके छर्रे इनकी आंखों में घुसेड़ देने हैं। तो ये तो गुंडागर्दी की बात हो गई। फिर आपको पता होगा राजस्थान के अंदर कल जयपुर के अंदर 40-50 हजार करणी सेना के लोग, करणी सेना के लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा वहां भी लाठीचार्ज हो गया, नागपुर में भी लाठीचार्ज हो गया। करणी सेना वालों ने प्रतिज्ञा ली वहां पर कि हम जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। करणी सेना,
आप जानते हैं राजस्थान में 4 दलितों को छोड़ के 4 कास्ट बड़ी डोमिनेटिंग कास्ट हैं। एक जाट हैं, एक गुर्जर हैं, एक क्षत्रिय हैं और एक मीणा है। इनकी सबकी पॉपुलेशन 10-12% है। और ये सब जानते हैं कि वहां पे जो जाट हैं वो बेसिकली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और राजपूत जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो 10-12% जो राजपूत हैं, जो बीजेपी के पक्के सपोर्टर थे, वो कसम खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो इसमें नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? नीतीश कुमार को ले आओ, वसुंधरा राजे को ले आओ। अरे जब पूरी कम्युनिटी पे तुमने लाठी चला दी, उस कम्युनिटी पे चला दी जो तुम्हारा पक्का कोर वोट बैंक है, तो इसका माने विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं। अच्छा, फिर वो दीपिका पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब दीपिका पे अटैक करना शुरू कर दिया तो मैसेज जा रहा है कि तुम दलितों को पढ़ने के से रोकना चाहते हो, तुम्हें दलितों का पढ़ना और विदेश जाना जो है बहुत ज्यादा कष्ट देता है। तो ये मेरे ख्याल से गलतियां जो ये लोग करते हैं, गलतियां पे गलतियां करे जा रहे हैं और सोच रहे हैं ये दमन से अंग्रेज हमारे देश को शासन नहीं कर पाए और इनको छोड़ना पड़ा। अरे ये तो हमारे जैसे लोग हैं, इन्हीं के लोग जो वोटर हैं वही छोड़ छोड़ के इनको जा रहे हैं। इसीलिए तो पोलिंग 35% हुई बांकीपुर के अंदर। 35% पोलिंग का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर वोट देने नहीं निकला। बिल्कुल बिल्कुल 7% की गिरावट मात्र 8 महीने में, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो जब चुनाव हुए थे 2025 में, नतीजे आए थे, उसमें बीजेपी को जीत मिली थी। लगभग 52,000 वोटों से जीत मिली थी, नितिन नवीन को जीत मिली थी वो। और 8 महीने ही अभी हुए हैं कि नीतीश को वहां पर सम्राट चौधरी का नेतृत्व है, वहां पर नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया गया, नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी को लग रहा था ये सीट कहीं नहीं जाएगी, वहां के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी से इतनी ज्यादा नाराजगी है कि नितिन नवीन का अध्यक्ष बनाना भी वहां के लोगों को पसंद नहीं आया। और सम्राट चौधरी को तो खैर पूरी तरह नकार ही दिया है। तो सम्राट चौधरी तो निशाने पर हैं ही। लगातार भरत तिवारी वाला मामला, ब्राह्मण भी इनसे नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ कायस्थों ने भी इनको छिटक दिया। तो ये बता रहा है कि अब बीजेपी का कोई भी पैंतरा काम नहीं कर रहा है उनके पक्ष में 8 महीने में। क्योंकि गुजरात में चलिए अभी समय हो चुका है, चुनाव हुए, नाराजगी बढ़ गई। मध्य प्रदेश में भी अभी समय हो चुका है, चुनाव हुए। लेकिन बिहार में तो ज्यादा समय हुआ ही नहीं है। 8 महीने पहले ही तो नतीजे आए थे और 7% ज्यादा वोटिंग हुई थी। बहुत ज्यादा वोटिंग कभी नहीं होती है बांकीपुर में, लेकिन ये जो इस बार हुआ 35% की जो आप बात कर रहे हैं, वो अब तक की सबसे कम वोटिंग थी जब से परिसीमन हुआ और बांकीपुर सीट बनी है। कोरोना काल में भी जब वोटिंग परसेंटेज थोड़ा डाउन हुआ था तब भी इतना कम नहीं गया था, तब भी 39% लगभग वहां पर वोटिंग हुई थी। तो इस बार वो भी कम है। तो ये बता रहा है कि अब जनता किसी भी तरह से, जैसे कि आप शुरुआत में ही कह रहे थे स्वामी जी, जाति समीकरण भी काम नहीं कर रहा है। अब एकजुटता दिखाई दे रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सिर्फ नाराजगी है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। सरकार जो मुद्दों से भाग रही है, जवाब नहीं दे रही है। और जिस तरह से बिहार में, जिस तरह पटना में जो प्रदर्शन हुआ, उसमें जो रवैया रहा पुलिस का, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन रहा छात्रों को लेकर, छात्रों का उस पर जो रवैया रहा, उसने इस गुस्से को और उबाल दे दिया है। स्वामी जी भाई देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार को हटा के आप सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो ये होना ही था। भाई नित्यानंद राय को बना देते और सब लोग चाहते थे नित्यानंद राय बने। नीतीश कुमार ने वहां दांव खेल दिया। भाई नीतीश कुमार जानते थे कि नित्यानंद राय एक तो यादव हैं, ओबीसी में आते हैं और यादव वोट बैंक लालू प्रसाद यादव का भी है। लेकिन उनकी एक छवि ऐसी है कि वो बिल्कुल उद्दंड वाली छवि नहीं है। सम्राट चौधरी की जो छवि है उद्दंड वाली है। उनके पिता जो शकुनी चौधरी थे, पहले आरजेडी में थे, विधायक थे, फिर ये भी विधायक थे, फिर ये इसमें आ गए, फिर उन्होंने पट्टा बांध दिया नीतीश कुमार के, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं हटा दूंगा तब तक साफा नहीं खोलूंगा। अच्छा, इनपे भी साथ मर्डर का केस वेस चल रहा था। अच्छा, एक जगह इन्होंने कह दिया कि मैं मेरे को बस एमफिल है विदेश की, बाद में पता चला 10वीं पास भी नहीं है। मतलब जो बताते हैं लोग। तो अब सवाल यह है कि ऐसे अब कंपैरिजन तो लोग करेंगे ना, एक तरफ नीतीश कुमार को देखते थे और एक तरफ वो सम्राट चौधरी को देखते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ने वहां दांव खेल दिया। वो जानते थे कि सम्राट चौधरी बनेंगे तो 6 महीने में जनता इनके खिलाफ हो जाएगी और मैं फिर राजनीति में रिलेवेंट हो जाऊंगा। तो उनकी कोई भी अगर मानसिक स्थिति जो भी बताते हैं होती रहे, लेकिन दांव खेलना और सारी चीजें उन्हें आती है। क्योंकि नित्यानंद राय आते हैं तो 10 साल के लिए आते हैं, सम्राट चौधरी आए हैं तो 6 महीने के लिए आएंगे। और जैसे भरत भूषण तिवारी का मर्डर हुआ और जिस प्रकार से वहां पे मर्डर हो रहे हैं और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी अपना साफा बांधे घूम रहे हैं, उससे मेरे ख्याल से सम्राट चौधरी के लिए भी मुश्किल हो गई है। नितिन नवीन बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप, और वो कह रहे थे रविशंकर प्रसाद की कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे जीत जाएंगे। अब मैं कुत्ता बिल्ली नहीं, तुमने जो भी खड़ा किया वो 18,000 वोट से हार गया। तो देखिए, शेखी बघारना और अहंकार बताना बहुत ज्यादा वो नहीं होता है और बच्चों के एस्पिरेशंस को
लोगों को सॉल्व करना होगा, बच्चों को रोजगार देना होगा, उनकी शिक्षा के बारे में सीरियस होना पड़ेगा, उनकी चिकित्सा व्यवस्था के बारे में सीरियस होना पड़ेगा। अब वो पुराने धंधे नहीं चलेंगे कि साहब मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं बैकवर्ड हूं, वो सब नहीं चलेगा। बच्चों की आकांक्षाओं को पूरा करना हर राजनीतिक दल को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सत्ता से हट जाएंगे। बिल्कुल, और ये ही साफ दिखाई दे गया है जिस तरह से अब जनता एकजुट हो गई है। जनता ने एकजुट होकर जवाब दिया है, और ये एक जो हार हुई है, वो उपचुनाव की जो हार है, वो एक तरह से बीजेपी के अहंकार की हार है। जिस तरह से भी आपने जिक्र किया स्वामी जी कि बीजेपी को लगता था कि किसी को भी खड़ा कर देंगे, लेकिन 19,000 से ज्यादा वोटों से हार, ये अहंकार की हार है। बीजेपी को समझ में आ जाना चाहिए अब कि आने वाला समय बहुत ज्यादा बदलने वाला है, और ये बीजेपी के पक्ष में नहीं बदलेगा, ये बीजेपी के लिए ही मुसीबत खड़ी करेगा। और यही वजह है कि पीएम मोदी अब नीतीश कुमार से मिलकर उनको मनाने में जुटे, उनके मनामने कर रहे हैं। अभी तो नीतीश कुमार के ऊपर है, दाव तो उन्होंने जबरदस्त खेला था, उसी का नतीजा रहा कि बांकीपुर सीट निकल गई हाथ से। बीजेपी के सम्राट चौधरी लगातार निशाने पर है। प्रशांत किशोर के चुनाव से पहले भी, चुनाव के नतीजे आने के बाद भी उन्होंने सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर ही निशाना साधा है। आपने वो बयान जरूर सुना होगा कि अब बीजेपी को सोचना चाहिए कि कैसा सीएम देना चाहिए था। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि सम्राट चौधरी को लेकर दूरदर्शिता रखी थी नीतीश कुमार ने कि बीजेपी ने जो चुना है, बीजेपी, हालांकि ये भी आपको पता होगा कि किस तरह से सम्राट चौधरी को नहीं बनाना चाहते थे बीजेपी आला कमान, लेकिन नीतीश कुमार ने ही बनवाया था। ये भी आपको पता ही होगा स्वामी जी। तो ये सारी जो चाल बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार ने रची थी, उसमें बीजेपी फंस गई, और अब फिर से नीतीश कुमार को जो मनाने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। तो क्या लगता है आपको? आखिरी यही एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार अब भी कोई दांव चलेंगे, कोई चाल खेलेंगे, या फिर मान जाएंगे? नहीं अंशिता, आप बहुत ज्यादा नीतीश कुमार को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं तो देखिए ना मोदी जी को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ना राहुल गांधी को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ना नीतीश कुमार को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ना किसी को इंपॉर्टेंस। मैं तो इस बात को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि हमारे देश के बच्चों के साथ जो नहीं खड़ा होगा, जो हमारे बच्चों पे अत्याचार करेगा, वो सत्ता से चला जाएगा। देखिए हमारे देश के अंदर मोदी जी को पता होगा, शाह साहब को पता होगा, 50% जनसंख्या ऐसी है जो 30 साल से कम की है, और ये 30 साल से कम की जनसंख्या वही है जो रोजगार ढूंढ रही है और बेरोजगारी से परेशान है। अगर ये आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आप ये सब छोड़ दीजिए। वो पुराने जमाने की बात थी, वो कुर्मी है, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है। अगर ये सब चलता होता तो प्रशांत किशोर 19,000 वोट से वहां पे न जीते। ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है बांकीपुर के अंदर। तो इसलिए ये सब अब चीजें मेरे को रेलेवेंट नहीं लगती। मुझे रेलेवेंट लगती हैं जो भी सत्ता में आए, जो भी रहे। झारखंड में जैसे आंदोलन चल रहा है, भाई झारखंड में तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, लेकिन मैं तो बच्चों के साथ खड़ा हूं, मैं तो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं। उनके साथ न्याय होना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और बच्चों के जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार होना चाहिए, और जो भी है उन्हें दंड मिलना चाहिए, और बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बच्चों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि अगर मोदी जी और अमित शाह साहब ये सोचते हैं कि जो 50% पॉपुलेशन है युवाओं की, उससे पंगा लेके नीतीश कुमार से और उधर चंद्रबाबू नायडू से और फलाने डिकाने से काम चला लेंगे, वो नहीं चलने वाला है। बच्चों की एस्पिरेशंस को आपको पूरा करना होगा। बच्चों में लाठी आपने चलाई है, उनकी आंखें फोड़ी हैं, उनके सिर फोड़े हैं, 14-15 साल की बच्चियों से अन्याय किया है। वो नीतीश कुमार के आने जाने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो हालात बीजेपी के खिलाफ पैदा हो गए हैं, अब इसे कैसे संभालेगी बीजेपी, इसकी मंथन चल रहा है बीजेपी के अंदर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और जिस तरह से अभी बांकीपुर से जो हार मिली है, दतिया से जो हार मिली है, उसने बीजेपी आला कमान को, या कहें पूरी बीजेपी के अंदर एक हलचल पैदा कर दी है। अब बीजेपी आला कमान ये समझ नहीं पा रहा है कि जो ये नाराजगी पूरे देश में उसके खिलाफ पनप रही है, इसे यहीं कैसे रोका जाए, क्योंकि ये भी तय है कि मध्य प्रदेश, गुजरात या यहां पर जो बिहार में हुआ, इसका असर आने वाले चुनावों में जरूर पड़ेगा। गुजरात में अगले साल के आखिर में चुनाव है, यूपी में पहले चुनाव है शुरुआत में ही 2027 के, और मध्य प्रदेश और बिहार दोनों ही यूपी से सटे हुए हैं। तो यह तय माना जा रहा है कि जो यहां हुआ है इसका असर यूपी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, और यूपी विधानसभा बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पीएम मोदी बेचैन है, बेचैन होकर नीतीश कुमार से मुलाकात की है। संजय झा भी वहां पर मौजूद रहे। नीतीश कुमार को पूरी तरह मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा कि स्वामी जी का कहना है कि बीजेपी अभी भी गलत दांव ही चल रही है। वजह नीतीश कुमार नहीं, जनता की नाराजगी है, और अब वो इतनी बढ़ चुकी है कि बीजेपी के सारे दांव उसके लिए उल्टे ही पड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल और बीजेपी क्या कोशिश करेगी और कैसे बीजेपी को आने वाले समय में और चुनौतियां बढ़ने वाली है, संसद से लेकर सड़क तक किस तरह से घिरती रहेगी बीजेपी, इस सब पर रहेगी हमारी नजर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।